जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑफ मिडिवल इंडिया, दैट इज़ द थर्ड रूलर ऑफ मुगल डिनेस्टी अकबर। दिस इज़ क्वाइट अ बिग चैप्टर। तो देखते हैं अगर ये एक पार्ट में हो रहा है या दो पार्ट में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अकबर वॉज enthroned ऑन गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ हुमायूं's डेथ। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि हुमायूं के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, और देर वॉज नॉट द क्वेश्चन कि हुमायूं की डेथ कैसे हुई, बट एज आई टोल्ड यू कि हुमायूं अज्यूम द थ्रोन इन 1555 अगेन, एंड 1556 में उनकी डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि जब अकबर जब पता चला कि हुमायूं की डेथ हो गई है, तो उस समय पे अकबर कहाँ थे, और जहाँ भी थे वहीं उनको एंथ्रोन किया गया था, वहीं से उनको गद्दी संभालने के लिए बोला गया था। तो ही वॉज एट कलनौर। ठीक है, Akbar was enthroned coronated at Kalnor after getting the information of the death of Humayun, his father, and he died in a fatal accident by falling from the stairs of दीने पना। तो दीने पना क्या है? दीने पना एक लाइब्रेरी है जो दिल्ली के किले में है, और वहाँ से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के समय जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इनकी डेथ हो गई है, तो अकबर का कोरोनेशन कर दिया जाता है कलनौर में। द मेन एम ऑफ अकबर इन फाइटिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो था वो करने का मेन एम क्या था अकबर का? तो राणा प्रताप को सबड्यू करना। सो दिस वॉज द मेन एम इन फाइटिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज सबड्यू राणा प्रताप। 1576 में उन्होंने मान सिंह को डिप्यूट किया टू लीड अ फोर्स ऑफ 5000 सोल्जर्स अगेंस्ट महाराणा प्रताप। ये बैटल लड़ी गई 18 जून 1576 को, और जिसमें राणा प्रताप जो थे, ही वॉज डिफीटेड एंड देन ही टुक रिफ्यूज इन द अरावली हिल्स। तो इनके तरफ से कौन लड़े थे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि अकबर की साइड से जो लड़े थे वो थे मान सिंह। ठीक है, तो इट वॉज मान सिंह वर्सेस प्रताप, एंड मान सिंह जो थे वो अकबर को की तरफ से लड़ रहे थे। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन, सो इट वॉज फॉट इन 1576। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी तो नहीं बोलेंगे, बहुत इजी है, बट हाँ विजुअलाइजेशन में एक तरह से ट्रिकी है कि एकदम से आपने देखा और टिक कर दिया एंड यू मूव्ड ऑन, और बाद में ये क्वेश्चन गिल्ट दे के जाते हैं बिकॉज इनका आंसर सबको सही पता होता है बट स्टिल हम गलत करते हैं। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन बहुत इनका ट्रिकी किया है, जैसे कि 1756 एंड 1750 ए डी बी सी एंड 1576 ए डी बी सी। So it was in 1576 AD, obviously, because we are now dealing in AD, medieval India. So next is, who was the commander of Rana Pratap's army in Battle of Haldi Ghati? So as we have seen, Man Singh was the commander, and Hakim Khan Sur. देखिए एक ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाता है। आई थिंक इट वाज इन यूपीएससी और इन सम ऑफ द अदर एग्जाम, आई गेस इन यूपी, कि पूछा गया था कि जो सेना राणा प्रताप की थी उसके जो कमांडर थे, ही वॉज अ मुस्लिम, एंड जो सेना अकबर की थी उसके कमांडर जो थे वो हिंदू थे। तो जैसे हाकिम खान सूर, ही वॉज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप्स आर्मी, वेयर एज मान सिंह वॉज द कमांडर ऑफ अकबर्स आर्मी। ठीक है, तो ये जो थे पठान एडवेंचरर थे, और हाकिम खान, एंड ही वॉज अ मेंबर ऑफ सूर डायनेस्टी। ठीक है, who commanded an army of 5000 अफगान्स इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो सूर डायनेस्टी मतलब शेरशाह सूरी वाली जो डायनेस्टी है, उस डायनेस्टी के थे ये हाकिम खान सूर। हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ महाराणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी। की दो बार ये क्वेश्चन आ गया है, बीपीएससी 2015 में आया है, देन यूपी आर ओ ए आर ओ, आई थिंक शायद इसी में आया होगा, आई हैव सीन दिस क्वेश्चन समवेयर। सो ये हैं आपके हाकिम खान सूर। ठीक, नेक्स्ट, हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ राजपूत आर्मी बिसाइड्स महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। देखिए इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं, यूपी आर ओ ए आर ओ मेन्स 2016, यूपी आर ओ ए आर ओ प्री री एग्ज़ाम 2016, सेम क्वेश्चन आ रहा है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। महाराणा प्रताप की तरफ से जो थे वो थे हाकिम खान सूर, और अकबर की तरफ से जो थे वो थे मान सिंह। इन द गिवन मैप द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स अकबर्स एम्पायर एट सर्टेन जंक्चर। ठीक है, देख लीजिए।
सो ये बोल रहे हैं कि जो शेडेड पार्ट है वो अकबर के एम्पायर को दिखा रहा है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एट अ सर्टेन जंक्चर. ए स्टैंड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड बी मार्क्स द साइट ऑफ द सिटी. ठीक है, तो ए जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट है और बी जो है इट मार्क्स द साइट ऑफ द सिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव गिव्स ऑल करेक्ट इन्फॉर्मेशन. ओके, तो अकबर ये बोल रहे हैं कि ये जो मैप है, ये पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है 1557 का मैप है, जिसमें ए जो है वो गोलकोंडा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी लाहौर को कर रहा है. देखिए गोलकोंडा इस रीजन में नहीं है, अगर मैप की थोड़ी भी नॉलेज है, थोड़ी सी भी, तो गोलकोंडा इज़ नॉट इन दिस रीजन. ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा. और 1557 की बात कर रहे हैं. 1556 में अकबर ने रिज्यूम किया था अपना, अकबर ने थ्रोन एक्सेप्ट किया था और उस समय उनकी कुछ उम्र 13-14 साल थी. ठीक है, और 1557 में इतना बड़ा एम्पायर वो खड़ा कर लेंगे. उससे पहले हुमायूं 15 साल तक वॉन्डरिंग फेज़ में रहे, तो ये उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है. और अगर वो भी नहीं पता है तो एटलीस्ट हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट दिस रीजन इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग गोलकोंडा. ठीक है, नेक्स्ट, अकबर इन 1557, द ए इज़ खानदेश एंड बी इज़ मुल्तान. कन्फ्यूजन हो सकती है बट यहाँ पे आपको ईयर पे ध्यान देना है. देन अकबर इन 1605, गोंडवाना एंड मुल्तान. ठीक है, तो देखिए मुल्तान जो बेसिकली मुल्तान वाला जो एरिया है, अगर फिर भी अब इसमें थोड़ी जोग्राफिकल आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, वो थोड़ा सा बिसाइड्स था. एंड दूसरा ऑप्शन, ये लास्ट ऑप्शन दे रहे हैं, अकबर इन 1605, गोंडवाना एंड लाहौर. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. दिस ए रिप्रेजेंट्स गोंडवाना विच वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड बी इज़ लाहौर. एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ 1605 एंड दिस वॉज द फाइनल ईयर ऑफ द रेन ऑफ अकबर. इसके बाद जो है वो जहांगीर ओवर थ्रो करें, मतलब ही विल टेक द थ्रोन. ठीक है, 1605 में अकबर की मृत्यु होगी और उनकी मृत्यु के बाद जहांगीर विल लीड द थ्रोन. So shaded portion in the map shows the empire of Akbar at the time of his death, and the place marked A is Gondwana, which was an independent state, and B shows Lahore, which is a part of Akbar's empire. The first matrimonial alliance with the Rajput was established by Akbar with the house of. तो पहली जो matrimonial alliance है वो किसके साथ हुई थी? तो वो हुई थी कछवाहा राजाओं के साथ. The first matrimonial alliance with the Rajputs was established by Akbar with Kashwaha Rajput. He went on a pilgrimage to the mausoleum of Sheikh Muinuddin Chishti at Ajmer in January 1562, and his route led through the Rajput state of Amber, या आमेर जिसको अभी बोल रहे हैं. उनके जो राजा थे उनका नाम था बिहारी मल या भारमल, राजा भारमल. विद अ व्यू ऑफ सेफ गार्डिंग हिज पोजिशन ही ऑफर्ड हिज सबमिशन टू अकबर एट सांगानेर. तो उन्होंने अपनी पोजीशन को सेफ गार्ड करने के लिए कि कहीं, देखिए उस समय इन्वेजन कैसे होते थे, लोग जा रहे हैं रास्ते में, उनको कोई बड़ा एम्पायर दिख रहा है, इफ़ दे आर प्लानिंग टू इन्वेड, ईदर वो अपनी आर्मी को बुला के या कुछ भी दे कैन प्लान, या फिर उसी टाइम पे, क्योंकि वो पूरा अपना लाव लश्कर लेके चलते थे, तो ये डर रहता था, ये सेंट्रलाइज्ड रूलर्स थे, डर रहता था कि कहीं हमारा पूरा रूल छिन ना जाए, ये लोग टेक ओवर ना कर लें. सो वॉट दिस किंग हैज़ डन, ही ऑफर्ड ए सबमिशन. उन्होंने बोला कि भाई हम अपने आप को सबमिट कर रहे हैं आपको, एंड वॉलेंट्रली एट सांगानेर. और वॉलेंट्रली उन्होंने अपनी बेटी प्रिंसेस हरका बाई की शादी का प्रपोज़ल इनको दिया. ठीक है, कि उनको लगा कि भाई इस अलायंस के से क्या होगा कि एटलीस्ट हमारे ऊपर अटैक्स नहीं होंगे फ्यूचर में, ऐसा उनका मानना था कछवाहा रूलर का, जिनका नाम था भारमल. तो जो आज जो हम जोधा अकबर का जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, हर एक्चुअल नेम वॉज हरका बाई. अकबर एक्सेप्टेड द ऑफर एंड ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम अजमेर ही मैरिड इन 1562. तो वही घूमने गए थे पिलग्रिमेज पे, वापस आते टाइम शादी करके आ गए. ठीक है, सो इट वॉज दैट ईजी एंड इट वॉज द फर्स्ट मैरिज ऑफ अकबर विद एनी राजपूत गर्ल. तो वो किसी भी राजपूत गर्ल के साथ पहली जो शादी अकबर की हुई थी, दैट वॉज इन द कछवाहा किंग ऑफ आमेर. दस राजा भारमल वॉज द फर्स्ट राजपूत किंग जिसने अकबर की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया. सलीम, जो कि बाद में जहांगीर बोले गए, हायर टू द थ्रोन, वॉज बॉर्न ऑफ दिस वेटलॉक. तो जो नेक्स्ट जो रूलर बनेंगे जहांगीर या सलीम, ही वॉज बॉर्न टू हरका बाई एंड अकबर. ठीक है, सो जो पहली मैट्रिमोनियल अलायंस हुई थी वो कछवाहा राजाओं के साथ हुई थी एंड द नेम ऑफ द रूलर वॉज राजा भारमल ऑफ आमेर. Which amongst the following families was the first to have a matrimonial alliance with Akbar? Again, Kachwaha, we have seen.
द मौसोलियम दरगाह ऑफ विच चिश्ती सेंट वॉज विजिटेड बाय अकबर, वी हैव सीन दिस, मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह से लौटते समय उन्होंने अपनी शादी की थी हरकाबाई के साथ या जोधाबाई के साथ, ठीक है। मोइनुद्दीन, मौसोलियम ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती एट अजमेर। नेक्स्ट, अकबर सपोर्टेड चिश्ती सेक्ट एक्सप्रेसिंग हिज फेथ इन सूफिज़म। तो अकबर ने चिश्ती सेक्ट को सपोर्ट किया। अकबर सूफिज़म को भी सपोर्ट करते थे, अपना फेथ उसमें दिखाया उन्होंने। ही सॉट द कंपनी ऑफ रिलीजियस डिवाइन सेंट्स विद whom he conversed with inborn zeal and humility. He frequently visited the mausoleum of Khwaja Moinuddin Chishti at Ajmer and the shrine of contemporary Sufi sage Sheikh Salim Chishti at Sikri. Who among the following was personally killed by Akbar? इसमें से अकबर ने किसको खुद किसको मारा था? तो अकबर killed अधम खां. Adham Khan was the son of Mahamanga in 1562 as he assassinated Akbar's prime minister Atgah Khan. तो महामंगा जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था अकबर की लाइफ में, उनका बेटा था अधम खां। अधम खान ने इनके प्राइम मिनिस्टर अतगा खां को मार दिया था, असैसिनेट किया था, एंड इसी वजह से अकबर किल्ड अधम खां, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूताना स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर? तो देखिए, कछवाहा तो पहले थे, सबसे पहले जिन्होंने सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया, उसके बाद भी और भी रूलर्स ने एक्सेप्ट किया, बट मेवाड़ वॉज वन ऑफ द राजपूताना स्टेट हु डिड नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर विलिंगली। तो अंबर, दैट इज़ आमिर कछवाहा, मारवाड़, बीकानेर, इन्होंने एक्सेप्ट किया था, बट मेवाड़ डिड नॉट एक्सेप्ट विलिंगली। राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल अगेंस्ट अकबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो राणा प्रताप की लड़ाई चलती रही। हमने देखा, अभी हमने जो पहला क्वेश्चन वही देखा था कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो हुआ था वो मान सिंह के नेतृत्व में हुआ था, और वो राणा प्रताप से जो लड़ाई हुई थी उसमें। बट राणा प्रताप की डेथ के बाद उनके बेटे थे राणा अमर सिंह, उन्होंने जहांगीर के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली थी। तो टिल हिज लाइफ, टिल ही वॉज अलाइव, राणा प्रताप, द मेवाड़ does not willingly accept the subordination of Akbar, but after the death of राणा प्रताप, उनके बेटे राणा अमर सिंह और अकबर के बेटे जहांगीर, इन दोनों में एक ट्रीटी साइन हो गई थी, ठीक है। विच राजपूत रूलर कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट मुगल्स एंड डिड नॉट सरेंडर? सो इट वॉज मारवाड़ और मेवाड़। राव चंद्रसेन ऑफ मारवाड़, ठीक। तो राजा राय सिंह ऑफ बीकानेर ने एक्सेप्ट किया, राजा भारमल ने सबसे पहले एक्सेप्ट कर ही लिया था, फिर महाराणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के बेटे थे, उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद एक्सेप्ट कर लिया मेवाड़ के, बट राव चंद्रसेन ऑफ मारवाड़ इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। राव चंद्रसेन ऑफ मारवाड़, ही फॉट अगेंस्ट द मुगल आर्मी एट भद्राजोन in 1565 AD, but he fled away to Sivana as he was surrounded from all sides. Rao annexed Sojat in 1579. Akbar again seized him, but he fled away on the hills and died on 11 January 1581. तो महाराणा प्रताप की तरह ही राव चंद्रसेन ने भी अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रखी फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट मुगल्स, एंड अपने जीते जी उन्होंने कभी भी सरेंडर नहीं किया। दुर्गावती, who fought against Akbar, was the queen of. तो one of the important name of a ruler who fought against the Mughals, and one of the bravest of them was Rani Durgavati. She belonged to Mandla region of MP. So Akbar decided to invade गोंडवाना, ठीक है। तो अकबर ने गोंडवाना इन्वेड करने के बारे में सोचा, जैसे हमने ये ऊपर एरिया देखा अभी, दिस इज़ गोंडवाना लैंड, ठीक, जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। सो अकबर डिसाइडेड टू इन्वेड गोंडवाना, और उन्होंने कैवलरी भेजी 50,000 की आर्मी के साथ, सपोर्टेड बाय हैवी आर्टिलरी। द किंग ऑफ गोंडवाना, वीर नारायण, ठीक है। तो जो गोंडवाना के जो राजा थे उस टाइम पे, देखिए पैट्रियार्की तो चल रही थी, तो राजा जो कुर्सी पे बैठता था वो एक मेल होना चाहिए, एक मेल हायर होना चाहिए, ये तो था। बट रानी दुर्गावती के हस्बैंड की डेथ हुई कम उम्र में, और उनका जो बेटा था वो बहुत छोटा था, तो एज द नेम, एक नाम के तौर पे उनके बेटे को गद्दी पे बिठाया, जिनका नाम था वीर नारायण, बट ही वॉज अ माइनर। और उनकी मदर, उनकी माँ का नाम था दुर्गावती। सो शी रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ वीर नारायण, शी वॉज द मदर, शी वॉज द क्वीन ऑफ दैट रीजन। So she fought with bravery but was defeated. Although she was defeated, but she fought with very bravery between
गढ़ एंड मंडला, इन द बैटल बिटवीन गढ़ एंड मंडला, मॉडर्न जबलपुर। तो ये जबलपुर वाला जो रीजन है मॉडर्न, वहाँ जो लड़ाई हुई थी वो रानी दुर्गावती और अकबर के बीच में हुई थी, एंड दैट इज़ अ वेरी फियर्स एंड वेरी ब्रेव बैटल फॉट बाय अ लेडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 1500 और समथिंग द 16th सेंचुरी। ठीक है। नेक्स्ट, यूसुफ शाह शक, द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। तो पहला तो डेटा यही है कि लास्ट मुस्लिम रूलर जो कश्मीर का रहा वो कौन रहा, वो रहा यूसुफ शाह शक। हु वॉज एक्साइल्ड टू बिहार, इसको बिहार में एग्जाइल कर दिया गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो अभी पूछ रहे हैं इसको जो दफनाया गया वो कहाँ दफनाया गया। तो यूसुफ शाह शक ये लास्ट मुस्लिम रूलर रहा कश्मीर का, इसको एग्जाइल किया गया बिहार में अकबर के द्वारा और उसको दफनाया गया नालंदा में। 1579 से 1586 तक वो रूलर रहा कश्मीर में। देन he died in Bihar and was buried in Biswak, Nalanda. अबुल फजल्स डेथ was caused by, अबुल फजल की डेथ की जिम्मेदारी किसकी थी, तो प्रिंस सलीम, जो कि जहांगीर भी बोले जाते हैं। अबुल फजल से डेथ वॉज, इनके डेथ के पीछे जो हाथ था वो सलीम का था। जब सलीम ने व्हेन सलीम स्टार्टेड बिहेविंग एज इंडिपेंडेंट किंग, देखिए एक उम्र के बाद बड़े होने पे उस टाइम जब जो प्राइमोजेनेचर का रूल तो नहीं था इनके यहाँ मुगल्स में, दे डिड नॉट फॉलो द रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर। प्राइमोजेनेचर क्या होता है कि जो सबसे बड़ा बेटा है वो ऑटोमेटिकली, जैसे आपका अगर आप 4 भाई हैं तो जो सबसे बड़ा भाई है वही गद्दी का हकदार होगा, ये प्राइमोजेनेचर बोलते हैं। बट इनके में कॉर्पोरेसी का एक रूल ही अपनाते थे कि डिफरेंट डिविजन्स अपने बेटों को दे देंगे और फिर फाइनली उनमें से जो इमर्ज होगा द बेस्ट ऑफ देम वुड बी द ऑन द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर और द एम्परर। ठीक है। तो जब प्राइमोजेनेचर का नहीं है, जब पता है कि नहीं बनना, मतलब कोई भी बन सकता है अमंग्स देम, जो सबसे बेस्ट होगा वो बनेगा। सो एक टाइम बाद सब अपने आप में इंडिपेंडेंट किंग की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं। तो उसी समय पे जो सलीम थे उन्होंने अपना बिहेव करना शुरू किया एज इंडिपेंडेंट किंग। कहाँ पर, इलाहाबाद पे। उनको इलाहाबाद का रीजन दिया गया था गवर्न करने के लिए और वहाँ पे वो रिबेलियन हो गए। अकबर ने अबुल फजल को बुलाया दक्कन से। अबुल फजल वॉज इन दक्कन इन 1602, ये 1602 की बात है। तो अकबर ने अबुल फजल को बुलाया। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल को की हत्या की। बुंदेला वॉज द फ्रेंड ऑफ द सलीम। सो वीर सिंह बुंदेला असैसिनेटेड अबुल फजल इन अ प्लॉट कंट्रीब्यूट बाय मुगल प्रिंस। ठीक है। तो ये सलीम ने एक पूरा रचा, एक प्लान रचा और उसमें उनकी मदद की वीर सिंह बुंदेला ने, बिकॉज ही वॉज हिज फ्रेंड। एंड जब ये वापस आ रहे थे दक्कन से तब इनकी मृत्यु करवा दी गई, इनकी हत्या करवा दी गई। तब जहांगीर एम्परर बने, देन ही रिवॉर्डेड वीर सिंह बुंदेला। तो जब जहांगीर फाइनली रूलर बनते हैं तो इस मदद के लिए और अपनी दोस्ती के लिए उन्होंने 3000 मनसब से उनको रिवॉर्ड किया। देयरफॉर देयर वाज क्लियर इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रिंस सलीम इन द डेथ ऑफ अबुल फजल। ठीक है। तो ये मतलब इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इट्स नॉट रिटन, बट हाँ ये पूरा ऐसा माना जाता है बिकॉज ऑफ मैनी एविडेंसेस कि वीर सिंह बुंदेला ने इनको मारा था, किसके कहने पे, सलीम के कहने पे। और सलीम ने जब गद्दी अपनाई ली 1605 में, 3 साल बाद, तो उन्होंने मनसब दी 3000 की टू द वीर सिंह बुंदेला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट कंड्यूसिव इन एस्टेब्लिशिंग अकबर एज अ नेशनलिस्ट। तो इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कंड्यूसिव नहीं है अकबर को एक नेशनलिस्ट बोलने के लिए। अकबर हैड फोरसेकन इस्लाम, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी एंड यूनिटी इन लॉ, अकबर्स एफर्ट एट कल्चरल यूनिटी, अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। ठीक है। तो इसमें आंसर है ए, अकबर हैड फोरसेकन इस्लाम। ऐसा नहीं था। अकबर वॉज द फर्स्ट अमंग द मोनार्क्स ऑफ मिडिवल इंडिया हु रेज द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। तो वो पहला मोनार्क था मिडिवल इंडिया का जिसने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को रेज किया टू द पिनेकल ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है। तो टॉलरेंस से वो सेक्युलरिज्म तक गया। एंड द सोशो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री वॉज सच दैट अकबर थॉट इट वॉज एडवाइजेबल टू अडॉप्ट इंडिपेंडेंट व्यूज इन रिलीजियस मैटर्स। नॉन मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूटेड द मेजॉरिटी ऑफ हिज इंडियन सब्जेक्ट्स. Without winning their confidence and active support, Akbar could not hope to establish the consolidate the Mughal rule in India. तो क्या हुआ कि रिलीजन ने इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, डिवाइसिव फोर्स इन इंडियन सोसाइटी एवर सिंस द एडवेंट ऑफ इस्लाम विच मोस्ट ऑफ इट्स पीपल हैड रिफ्यूज टू इम्प्रेस.
ठीक है, तो नहीं माना लोगों ने। अकबर समझा इस चीज़ को, फुली अंडरस्टूड द सेंट्रिफ्यूगल टेंडेंसीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंडियन पॉलिटिकल ऑर्डर एंड मेड अ सीरियस अटेम्प्ट, और उसने कोशिश की कि इस तरह से जो मतलब जो रिलीजन है उसको पॉलिटिक्स से अलग किया जाए। और लोगों का गुडविल जीतने के लिए, खासकर हिंदूज़ का गुडविल जीतने के लिए, उसने पिलग्रिमेज टैक्स और जजिया को हटा दिया, फ्रीडम ऑफ वर्शिप दिया, आप जिसकी पूजा करना चाहते हैं करें, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस हिंदूज़ के साथ शुरू किए, हाई सिविल और मिलिट्री पोजीशंस हिंदूज़ को दी गई, हिंदू स्क्रिप्चर्स का ट्रांसलेशन हुआ, इबादत खाना इस्टेब्लिश किया गया, इनफैलिबिलिटी डिक्री को इशू किया गया, टेम्पल्स बनाने की इजाज़त मिली, बिकॉज रूल था मुग़ल या फिर उससे पहले सल्तनत का रूल था। तो हमारे इंडिया में जहाँ पे हिंदू धर्म के जो लोग थे वो जनता थी, आम जनता थी, और उनको रूल करने वाला एक विदेशी था जो कि मुग़ल थे, या फिर आप बोलिए कि मुस्लिम्स थे। तो उस टाइम पे अचानक से इन्वायरमेंट चेंज हुआ, जो नॉर्मल था हमारे लिए, टेम्पल कंस्ट्रक्ट करना, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कर्ब हो गई थी आफ्टर द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, कम हुई थी, पहले शुरू में कर्ब हुई, फिर धीरे धीरे कम हुई, फिर और ज़्यादा मतलब उन पे कुछ जो रूलर्स ऐसे आए जो बहुत स्ट्रिक्ट भी रहे। आई एम सो सॉरी। हाँ, तो कुछ रूलर्स ऐसे आए जो बहुत स्ट्रिक्ट भी रहे, और अकबर ट्राई टू रिफॉर्म दिस, अकबर ने इसको रिफॉर्म करने की कोशिश की, एंड टेम्पल्स बनाने का टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करने के ऑर्डर मिला, लैंड ग्रांट्स दिए उन्होंने, कंसिडरेशंस ऑफ हिंदू सेंटिमेंट्स पे ध्यान दिया। देन हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए गए अकबर के द्वारा कि रिलीजियस हार्मनी बनी रहे, बट इस्लाम को फोर्सेक नहीं किया। ही वॉज हैविंग फेथ इन इस्लाम, इस्लाम को फेथ रखते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें की। सो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है, ही डिड नॉट फोर्सेकन इस्लाम, ऑल्दो ही ट्राइड टू क्या बोलेंगे उसको, एसिमिलेट द डिफरेंट रिलीजन्स। उन्होंने एक दीन इलाही करके एक नया रिलीजन बनाने की भी कोशिश की थी, बट ऑल्दो ही हैड नॉट फोर्सेकन द इस्लाम। ओके, आई एम सॉरी, देयर वाज अ डिस्टर्बेंस बिकॉज माई दिस iPad ये गिर गया था ड्यूरिंग द वीडियो, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। Yeah, next. So next question is causes of Akbar's popularity were. तो अकबर की पॉपुलैरिटी के क्या क्या कॉजेज़ थे? मनसबदारी सिस्टम ये था, रिलीजियस पॉलिसी जो थी उनकी, हमने अभी ऊपर देखा इन्फॉर्मेशन कि सेक्युलरिज्म की तरफ गए थे, बहुत सारी चीज़ें अबॉलिश की गई, ठीक है, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम उनका अच्छा था, सोशल रिफॉर्म्स उन्होंने काफ़ी किए। तो ये सारी ही चीज़ें थी जो अकबर की पॉपुलैरिटी के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी। नेक्स्ट cause establishment of Mughal administration is credited to Akbar. His central administrative policies and interpretation of designation of king, his duties and authorities, his provincial administration, his revenue system, his monetary policies, Mansabdari system, etc. are the measures of his success. He was the first Muslim ruler who practiced religious harmony between the subjects and treated Hindus and Muslims alike. इन्होंने जजिया एबॉलिश किया, पिलग्रिमेज टैक्स हटाया, स्लेवरी को ख़त्म किया 1564। अच्छा, ओके, दीज थ्री वर इन द रिस्पेक्टिव ईयर्स, एंड देन द एबॉलिशमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करने की कोशिश की, सती को ख़त्म करने की कोशिश की। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो सब इनकी पॉपुलैरिटी का रीज़न बने। हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स अबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स? ओके, अकबर, वी हैव रेड इट नाउ मल्टीपल टाइम्स। एनलाइटेंड डिस्पॉट किसको बोला गया? एनलाइटेंड डिस्पॉट ये बोला गया अकबर को। Akbar was a great ruler whose empire extended from Bengal to Afghanistan in the north and Kashmir to Godavari in the south. Secular emperor थे, complete authority of the empire was vested in him, therefore he is considered as an enlightened despot. Like Queen Elizabeth of England and Frederick the Great, during whose reign all subjects were equal before the law. तो इनको कंपेयर भी किया जाता है क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड और फ्रेडरिक द ग्रेट के टाइम पे, जब उस टाइम पे जितने भी सब्जेक्ट्स होते थे दे वर ऑल इक्वल बिफोर द लॉ। तो यही इनके टाइम पे भी माना जाता था कि चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट क्रीड का हो, ही इज़ इक्वल बिफोर द लॉ और बिफोर द एम्परर. Who among the following had ordered that a man should marry only one wife and could not marry another only when the first wife was barren? तो ये अकबर ने बोला था, although he had married
multiple times, but he understood the you know रिस्पेक्ट टुवर्ड्स women. सो ही सेड कि दूसरी शादी आप नहीं कर सकते until and unless आपकी वाइफ जो या जिससे भी आपकी शादी हुई है शी इज़ अ बैरन, only then you can marry the other women. So Akbar banned some social customs and personal opinions, but he did that to improve the society. For example, he ordered that a man could marry only one woman and could marry another woman only when the first wife proved barren. He also tried to promote the social reforms by encouraging the widow remarriage. तो उन्होंने widow remarriage को encourage किया, सती को discourage किया forcefully. तो ये कुछ कोशिश उन्होंने women के प्रति भी समाज में की. Which of the following statement is or are correct? Akbar tried to fix the age of marriage for boys and girls. Akbar gave freedom to girls to marry at their own choice and not under parental pressure. तो ये दोनों ही सही हैं. अकबर ने फिक्स करने की कोशिश की थी गर्ल्स के लिए 14 साल और बॉयज़ के लिए 16 साल, एंड ही गेव द फ्रीडम टू गर्ल्स टू मैरी ऑफ देयर ओन विल. रेन ऑफ अकबर इज़ नोन फॉर, तो किस लिए जाना जाता है? एनेक्सेशन ऑफ रीजन्स, यस, एज अ किंग he annexed many places, so annexation of region. Provincial administrative system, yes, he tried to improve that. Judicial administration, yes. His religious intolerance, no, he was a tolerant person. He was a religious tolerant person. So it is famous worldwide for his religious liberalism and tolerance. The policy of Sulh-e-Kul founded by him is strong evidence of this. तो ये इसकी पॉलिसी में नहीं आएगा, इंटॉलरेंस नहीं आएगा. The head of the military department under the recognized central machinery of administration ड्यूरिंग अकबर्स रेन वॉज, तो जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था उसको बोलते थे मीर बख्शी. ठीक है, मीर बख्शी. सो अंडर द रिकन्स्ट्रक्टेड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द रेन ऑफ अकबर, मीर बख्शी वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट बट वॉज नॉट द चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट एंड डेजिग्नेशन ऑफ प्रॉपर रैंक एंड फिक्सिंग ऑफ पे फॉर सोल्जर्स. ठीक है, तो वो हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट था लेकिन चीफ कमांडर नहीं था आर्मी का. हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट था तो क्या काम था उसका? वो रिक्रूट करता था, प्रॉपर रैंकिंग डेजिग्नेशंस देता था, सैलरीज फिक्स करता था सोल्जर्स के लिए. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पेक्शन, मनसबदार्स को इंस्पेक्ट करना, ट्रूप्स को इंस्पेक्ट करना और ये सारी डिटेल्स जाके एम्परर को देना. तो ये सब काम होते थे मीर बख्शी के, ऑल्दो चीफ कमांडर आर्मी का दूसरा होता था. 1575 में अकबर ने ऑर्गेनाइज किया हिज सोल्जर्स बाय मनसबदारी सिस्टम. मनसब मीन्स रैंक और स्टेटस, तो बाद में अकबर ने इसको ऑर्गेनाइज किया मनसबदारी सिस्टम के द्वारा. और मनसब का मतलब क्या है? द रैंक और स्टेटस. मिलिट्री सिस्टम इन द रेन ऑफ अकबर वॉज बेस्ड ऑन, मिलिट्री सिस्टम किस पे बेस्ड थी? तो हमने देखा मनसबदारी पे. सो इट वॉज एसेंशियल टू हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर एंड मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर. Akbar reformed many loopholes of a military system for this purpose. He revived the practice of chehra. इसने जो चेहरा और दाग वाला जो प्रैक्टिस थी उसको रिवाइव किया. डिस्क्रिप्टिव इमेज ऑफ ईच सोल्जर मेंटेन्ड एंड दाग, दैट इज़ द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस. ठीक है, तो चेहरा और दाग और चेहरा की जो टेक्निक थी उसको इसने रिवाइव किया. आफ्टर दिस एक्शन ही ऑर्गेनाइज्ड सोल्जर्स बाय मनसब. ये हमने देखा कि इससे पहले शेरशाह सूरी कर रहा था. ठीक है, एंड शेरशाह सूरी वॉज इंस्पायर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो इन सम ऑफ द रिफॉर्म्स. सो हाँ, क्या बोल रहे थे कि इन 1573 आफ्टर हिज डेथ ही ऑर्गेनाइज सोल्जर्स बाय मनसबदारी सिस्टम इन 1574-75. देन आई एम सो सॉरी, आई सेड आफ्टर हिज डेथ, नो, आफ्टर हिज एक्शन ही ऑर्गेनाइज सोल्जर्स बाय मनसबदारी सिस्टम इन 1574-75. मनसब का मतलब रैंक या पोजीशन होती थी. इसका मतलब होता था ऑफिशियल हु हैड अ रैंक और डेजिग्नेशन इन द रॉयल आर्मी, एंड दिस वॉज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम. ठीक है, तो ये डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड था. The first person to be given proper status of the Diwan by Akbar was, तो ये थे मुजफ्फर खान तुर्बती. The first person to be given proper status of the Diwan, तो पहला पर्सन जिसने दीवान का प्रॉपर स्टेटस दिया अकबर को, अकबर के द्वारा जो दिया गया, वो कौन थे? दीवान किसको बनाया गया सबसे पहला? मुजफ्फर खान तुर्बाती. So Diwan is a word in Persian vocabulary and was adopted by Muslims during the period of Umar Caliph. They used the term for the treasury department. तो दीवान जो था वो उन्होंने treasury department के लिए यूज़ किया. ठीक है, from the 9th year of Akbar's reign till 30th year, दीवान डेजिग्नेशन वॉज एडोन्ड बाय मुजफ्फर खान तुर्बाती, जो कि पहला दीवान भी था और ये लंबे समय 30 साल तक यही रहा.
एंड राजा टोडरमल एंड ख्वाजा शाह मंसूर. ओके, तो 3 लोग रहे, मुजफ्फर खान तुर्बाती द फर्स्ट दीवान, देन राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर ये दीवान रहे. द ग्रोथ ऑफ दीवान्स डिपार्टमेंट बिगेन विद द अपॉइंटमेंट ऑफ मुजफ्फर खान तुर्बाती इन 1565. दीवान वॉज द सुप्रीम ऑफिशियल ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स. तो फाइनेंशियल अफेयर्स के सुप्रीम ऑफिसर जो थे उनको दीवान टर्म दिया गया. ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड था? ये एक तरीके से ट्रेजरी से रिलेटेड था. द ट्रेजरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, अपनी खुफिया चीज़ें. इसीलिए शायद मे बी आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, जो हम लोग अपने घर में पहले के मतलब कुछ समय पहले के टाइम पे, अभी तो इतना चलन में है कि नहीं पता नहीं, कि दीवान होते हैं घर में, यू नो, बेड जिसमें बोर्ड बेड्स होते हैं जिसमें नीचे स्पेस होता है. मे बी वो भी ट्रेजरी जैसा ही है कि आप उसमें अपना कुछ भी सामान रख दो एंड यू कैन ले डाउन. सो मे बी दैट वर्ड माइट हैव बीन कम फ्रॉम हियर. Anyways, the mansabdari system introduced by Akbar was borrowed from the system followed in. तो ये borrow किया गया था मंगोलिया से. It was borrowed from Mongolia. This type of military division was implemented in the Mongolian army in the leadership of Genghis Khan. However, mansabdari system was widely new. Nevertheless, originally it was based on Mongolian military division. ठीक है, तो मंगोलिया कॉन्सेप्ट वहाँ से आया, बट उनका एक तरीका अलग था और यहाँ पे जो तरीका था वो अलग था. Assertion reasoning. Assertion बोल रहा है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन द मनसबदार्स हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस. तो हर 10 कैवलरी जो हैं वो मैन के लिए मनसबदार्स को 20 हॉर्सेस मेंटेन करने पड़ते थे. हॉर्सेस हैड टू बी रेस्टेड वाइल ऑन मार्च एंड रिप्लेसमेंट्स वर नेसेसरी इन टाइम्स ऑफ वॉर. तो क्यों करने पड़ते थे? क्योंकि भाई जब लंबी लंबी जर्नी है तो हॉर्सेस को भी रेस्ट चाहिए, तो इस वजह से इतना 10 के लिए 20 मेंटेन करने पड़ते थे. तो ये सही है दोनों ही. ड्यूरिंग द अकबर्स रेन फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन द मनसबदार हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस. इसके लिए ये ज़रूरी था क्योंकि हॉर्सेस को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता था लंबी जर्नीज़ पे. एंड दोनों ही असर्शन और रीज़न जो है वो सही है. जब्ती सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय. तो जब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा. जब्ती सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस फॉर लैंड रेवेन्यू इन द रेन ऑफ अकबर विच वॉज बेस्ड ऑन स्केड्यूल्स ऑफ दस्तूर उल अमाल and Zabti Khasre for land survey and land revenue determination. Most of the area was based on this system. तो ज़्यादातर जो एरिया था वो इसी सिस्टम पे बेस्ड था. ठीक है, नेक्स्ट. इन विच मेजर्स टोडरमल अचीव्ड फेम. टोडरमल को फेम किससे मिला? तो टोडरमल को मिला था लैंड रेवेन्यू से. टोडरमल अचीव द फेम इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू. अभी हमने देखा कि राजा टोडरमल जो थे वो दीवान भी रहे थे. सो अकबर ने दहशाला और जब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. किसके लिए? लैंड रेवेन्यू के लिए. 1580 और 1582 के बीच की बात है ये. और ये किस लिए था? बेसिकली टू कंसोलिडेट द एम्पायर. द फाउंडर ऑफ दिस सिस्टम वॉज टोडरमल. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज टोडरमल सेटलमेंट. तो इसका जो फाउंडर था जब्ती सिस्टम का या दहशाला का, वो कौन था? टोडरमल था. एट द टाइम टोडरमल वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड हिज चीफ असिस्टेंट वॉज ख्वाजा शाह मंसूर. अंडर दिस सिस्टम the average produce of different crops as well as average prices prevailing over the last 10 years was calculated. तो इसमें क्या करते थे कि जितना भी एवरेज प्रोड्यूस होता है अलग अलग क्रॉप्स का, उसको एज वेल एज एवरेज प्राइस प्रिवेलिंग, जो पिछले 10 साल से जो प्राइस चले आ रहे हैं उनको कैलकुलेट किया जाता था. देन उसका 1/3 जो एवरेज प्रोड्यूस निकल रहा है उसका 1/3 वो स्टेट का शेयर होता था, जिसको माल बोलते थे. और रेस्ट 2/3 जो था वो कल्टीवेटर्स के पास रह जाता था, जिसको खरच बोलते थे. ठीक है, तो माल और खरच. माल मतलब कि जो स्टेट के पास जा रहा है, जो कि कितना होगा? 1/3 होगा. और खरच जो है वो कल्टीवेटर्स के पास रहेगा. सो दिस वॉज अ टोडरमल सेटलमेंट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ड्यूरिंग 1580-82 एंड it was done during the reign of Akbar. Statement 1, 2, 3, 4 चार statements दिए हुए हैं. Consider the following statement related to Mughal Emperor Akbar and choose the correct answer. Okay. So statement 1 बोल रहा है तानसेन was the title given to Rambali Pandey by the Mughal Emperor Akbar. Akbar was married with the sister of Raja Man Singh. Abul Fazl was the author of Aine Akbari. राजा टोडरमल वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ अकबर्स आर्मी. ये तो हमने अभी देखा. ये क्या थे? ये रेवेन्यू कर रहे हैं. ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए. स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. नो.
स्टेटमेंट 3 एंड 4 आर करेक्ट, तो 4 भी गलत हो गया है. स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट. ये स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट है. अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं लिटरेचर वाले पार्ट में. स्टेटमेंट 4 इज़ करेक्ट. नो. तो तानसेन जो नाम दिया गया था वो रामबली को नहीं, राम तनु पांडे को दिया गया था. हैंड स्टेटमेंट 1 गलत हो रहा है. जहांगीर की शादी हुई थी राजा मान सिंह की सिस्टर से. ठीक है, तो इट वॉज सलीम और जहांगीर हु वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ सिस्टर ऑफ राजा मान सिंह. हैंड स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट हो जाता है. राजा टोडरमल वॉज द हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नॉट द कमांडर इन चीफ. हैंस ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. विच रेवेन्यू सिस्टम among the following is also known as बंदोबस्त सिस्टम. तो ये दहशाला को बोलते हैं बंदोबस्त सिस्टम. ठीक है, सो इट वॉज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रेन विच वॉज ऑल्सो नोन एज बंदोबस्त सिस्टम. विच among the following system of levying land revenue in Dakkan was prevalent during the reign of Akbar. तो इनमें से कौन सा जो सिस्टम है लैंड लिवाई करने का वो प्रिवेलेंट था? तो ये था नंबर ऑफ प्लॉज. कानकूट, नंबर ऑफ प्लॉज, जब्त और घल्ला बख्शी. तो ये था नंबर ऑफ प्लॉज. टोडरमल वॉज एसोसिएटेड टू, अभी हमने देखा लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म से एसोसिएटेड थे, इसीलिए इनको टोडरमल सेटलमेंट भी बोलते थे. Akbar appointed Raja Todermal as finance minister and Khwaja Shah Mansoor as his assistant for reassessment of the land revenue system. He calculated the average produce of different crops as well as average prices जो कि पिछले 10 साल के थे, और उसका 1/3 देते थे जो कि स्टेट को जाता था जिसे माल बोलते थे, एंड खर्च जो कि 2/3 जो कल्टिवेटर्स के साथ रह जाता था. इसको दहशाला सिस्टम भी बोला जाता था. आयने दहशाला को टोडरमल बंदोबस्त भी बोला गया. तो ये जो पूरा सिस्टम था इसको टोडरमल बंदोबस्त, टोडरमल सेटलमेंट या आयने दहशाला या दहशाला सिस्टम ये सब बोला जाता था. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन शेर शाह एंड अकबर इन लैंड रेवेन्यू? तो ये थे टोडरमल. राजा टोडरमल इज ऑनर्ड इन द इंडियन हिस्ट्री फॉर हिज लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स. आयने दहशाला जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा, राजा टोडरमल एंड ख्वाजा शाह मंसूर ये मेन प्रोपाउंडर्स थे इसके, इसीलिए टोडरमल सेटलमेंट भी बोला जाता है. ड्यूरिंग अकबर पीरियड एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम आयने दहशाला वॉज डेवलप्ड बाय टोडरमल. देखिए बहुत क्वेश्चंस आए, आपने देखा टोडरमल का जो दहशाला, अब 2-3 टर्म्स है इसमें आप याद कर लीजिए. दहशाला सिस्टम, आयने दहशाला, टोडरमल बंदोबस्त, टोडरमल सेटलमेंट. ये क्या था? ये रेवेन्यू सिस्टम था. ठीक है, इसमें पिछले आपकी जो क्रॉप का एक तो एवरेज निकाला जाएगा, पिछले 10 साल का एवरेज देख के उसके आधार पे डिसाइड किया जाएगा, और 1/3 जो प्रोड्यूस होगा वो स्टेट के पास रहेगा, 2/3 जो होगा उसको खर्च बोलेंगे और वो कल्टीवेटर के साथ रहेगा. और ये कब की बात है? ये बात है 1580 से 82. और इनके जो सपोर्ट कर एसोसिएट थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था ख्वाजा शाह मंसूर. अकबर लॉन्च दीन इलाही इन विच ईयर? तो दीन इलाही कब लॉन्च किया जाता है? 1582 में. तो ये एक्सपेरिमेंट ही करते रहते थे कुछ ना कुछ. सो ही लॉन्च्ड तौहीद इलाही और दीन इलाही in 1582. It was a syncretic religion which intended to merge the best elements of all the religions of the community. Indeed, the prophet of this new sect was Abul Fazl. तो ये चाहते, दीन इलाही क्या था कि भाई हर धर्म से जो भी धर्म प्रोपोनेंट उस टाइम पे रहे होंगे उनसे कुछ ना कुछ बेस्ट निकाल लो और वो बेस्ट निकाल के एक नया धर्म बनाओ जिसका नाम रखो दीन इलाही. तो इसके जो प्रॉफिट थे या प्रोपाउंडर थे जो इसके, वो थे अबुल फजल. अमंग हिंदूज ओनली बीरबल एक्सेप्टेड दीन इलाही. तो हिंदूज में से सिर्फ दीन इलाही एक्सेप्ट करने वाले सिर्फ बीरबल थे. राजा भगवान दास और मान सिंह ने इसको रिफ्यूज़ किया, ब्लंटली रिफ्यूज टू एम्ब्रेस दीन इलाही. ठीक है. विच रूलर हैड प्रॉम्प्टेड दीन इलाही? सो अकबर हैज़ प्रॉम्प्टेड दीन इलाही. हु प्रोमोलगेटेड दीन इलाही? अकबर. एंड देखिए दीन इलाही का क्वेश्चन भी बस आपको एक ईयर याद रखना है. उसको प्रोपिगेट जो किया वो बेसिकली अबुल फजल उसके प्रॉफिट रहे. सबसे पहला जो हिंदू था जिसने माना वो बीरबल थे और किसी ने माना भी नहीं. ठीक है. विच हिस्टोरियन सेड दीन इलाही इज़ अ रिलीजन? ओके, तो दीन इलाही वॉज नॉट अ रिलीजन, इट वॉज एन आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन सूफी पैंथिज्म. जहांगीर्स कंटेम्प्रेरी मोहसिन फ़नी mentioned दीन इलाही as an independent religion in his text दबिस्तान एम मज़हब. तो बेसिकली देखा जाए तो दीन इलाही कोई रिलीजन तो नहीं था, इट वॉज अ आइडियोलॉजी
ऑल्दो जितनी भी रिलीजन्स जो किसी एक फाउंडर के द्वारा शुरू किए गए, वो धीरे धीरे एक आइडियोलॉजी के तौर पर ही आए थे और बाद में वो रिलीजन बना। हो सकता है अगर ये मतलब लोग इसको मान लेते तो कल को जाके ये भी एक रिलीजन के नाम से फेमस हो जाता, बट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम इट वॉज एन आइडियोलॉजी। व्हाट डज इट सेड? इससे इसकी जितनी भी अच्छी चीज़ें आपको कहीं से मिल रही हैं वो आप अडेप्ट करके एक नया आइडियोलॉजी बनाओ, और ये अबुल फजल इसके प्रोपिगेटर थे। और इसको मानने वाले सिर्फ अकबर और मतलब अकबर ने तो शुरू ही किया था, इसको मानने वाले सिर्फ बीरबल थे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इसको किस हिस्टोरियन ने ये लिखा था कि ये एक रिलीजन है? तो भाई ये मोहसिन फ़नी जो कि जहांगीर के कंटेम्प्रेरी रहे हैं, उन्होंने अपनी एक बुक दबिस्तान मज़हब में ये मेंशन किया है कि एक रिलीजन था। ठीक, तो 40 क्वेश्चंस हो गए हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट मैं तुरंत ही इसका दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी, वो आपका रहेगा बचे हुए 40 क्वेश्चंस का, जिससे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना खिंचे। टिल देन आप इसको रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए, पेशेंस भी रखिए, एंड जस्ट कीप